everybody, what's up? I hope all of you are fine. तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ क्लास +2 इकोनॉमिक्स। हमारी जो बुक ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी थी, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ कम्प्लीटेड एंड सेकेंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू start the third chapter that is agriculture, about agriculture, what is the importance of agriculture and what are the main features, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। इन द फर्स्ट चैप्टर जस्ट वी हैड कवर सम टॉपिक डिफरेंटली, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम में जो हमारे इंडिया का इकोनॉमी था वो कैसा था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा था एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा था। तो आज हम जो हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर। आपको पता है ना कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना। मोर देन, अगर हम उस टाइम की बात करें तो मोर देन 70% ऑफ पीपल थे दे वर एंगेज्ड इन विच एक्टिविटी, प्राइमरी मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग हमने कहाँ से डिराइव आउट किया। तो जो एग्रीकल्चर है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लिविंग वर्ड्स, दैट इज एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स क्या होता है, दैट इज क्रॉप्स भी कह सकते हो आप इसको, या फिर सॉइल, ओके। एंड कल्चर मीन्स दैट इज कल्टीवेशन। So, if you will join these two words, है ना, crops and cultivation, तो combine करके ये क्या बन गया, It means cultivation of soil या cultivation of plants, ठीक है, cultivation of crops। क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, प्लांट्स को कल्टीवेट करना, सॉइल को हमने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसमें हमने प्लांटिंग करनी, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सिंपल मीनिंग हम ये लेते हैं, बट हमारी इकोनॉमी में इसका जो मीनिंग है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, इसमें हम कुछ और टर्म्स भी इंक्लूड कर देते हैं, ओके। सो वेबस्टर एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, उसने अपनी एग्जाम्पल में, अपनी डेफिनेशन में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसकी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, आप उसको लिख भी सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर। वेबस्टर क्या कहता है कि जो एग्रीकल्चर है इट इज साइंस और एंड आर्ट, साइंस भी है आर्ट भी है, टू कल्टीवेट द क्रॉप्स एंड rearing the livestock on a piece of land। अभी हम इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ की वर्ड्स यूज किए हैं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट देन उस डेफिनेशन में हमेशा आपके पास कुछ की वर्ड्स होते हैं जिसको उस डेफिनेशन में मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और बाकी जो आप अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा बहुत, ठीक है, मोल्ड कर सकते हो, बट ये बात ध्यान में रखना कि उन की वर्ड्स को यूज़ करोगे तभी वो डेफिनेशन एग्जैक्ट मानी जाएगी और आपके जो मार्क्स हैं आपको उस डेफिनेशन में फुल मिलेंगे। तो मैंने इसमें कुछ की वर्ड्स यूज़ किए हैं कि ये क्या है, जो एग्रीकल्चर है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर वो क्या कहता है कि साइंस भी है और क्या है, आर्ट भी है। किसकी है आर्ट और साइंस, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और साथ ही साथ में रियरिंग द लाइवस्टॉक। तो ये मैंने कीवर्ड्स चूज कर लिए अपने कि अगर मैं ये चीज़ों को मेंशन करूँगी इस डेफिनेशन में देन माय डेफिनेशन विल बी कंप्लीटेड। तो अभी हम समझते हैं कि साइंस और आर्ट कैसे है। साइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो साइंटिफिकली ट्रू होते हैं, हमेशा हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हो गया, हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी वो एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज़ हो गई थी। इट्स मीन्स उसमें कुछ ऐसे हमने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जो कि पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था।
अगर हम उसको अब भी अप्लाई करते हैं वही सेम कंडीशंस को, तो आज भी हमारी आउटपुट उतनी ही इंक्रीज होगी। इट्स मीन्स साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, हमारे जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, एक साइंस है। एंड आर्ट मतलब क्या होता है, आपकी नॉलेज को यूज़ करने का तरीका। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, टिलिंग करनी है सॉइल की, है ना। उसके बाद उसमें क्या करना है, सोइंग करते हो, सीड्स को सो करते हो, उसमें थोड़ा बहुत, उसके बाद इरिगेशन करते हो, आपको फर्टिलाइजर्स डालने हैं। यू नो द मैथड, एक्सेप्ट मैथड ऑफ कल्टीवेशन। आपको पता है कि कैसे हार्वेस्टिंग करनी है, कब करनी है, किस टाइम में करनी है, कितना पानी देना है। आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हो कल्टीवेशन करने के लिए। सो दैट्स मीन्स क्या हो गया, तो जो एग्रीकल्चर है इट इज ऑल्सो एन आर्ट। ओके, तो किसकी आर्ट है ये, कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, एज वेल एज रियरिंग द लाइफ स्टॉक। मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर में सिर्फ हमारी कल्टीवेटिंग नहीं आती है, कल्टीवेशन नहीं आता है, इसमें हम कुछ और भी जो इकोनॉमिक्स में है हमारा वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इसको ब्रॉड कर देते हैं। वो ब्रॉड टर्म क्या है हमारी, रियरिंग द लाइफ स्टॉक, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरिंग है, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाता है, हमारे एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो इसीलिए वेबस्टर ने एक ही डेफिनेशन में कुछ की वर्ड्स को यूज़ करके इसको प्रॉपर एग्रीकल्चर का फॉर्म दे दिया कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डज मीन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंट्री के लिए, स्पेशली जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हमें पॉइंट डिस्कस करना है मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, या आप कह सकते हो मेन सोर्स ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। इट्स मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, है ना, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन 1 ईयर। एक साल में हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल, नॉट इंटरमीडिएट, उनकी प्रोडक्शन हुई, उसको हम क्या कह देते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में किसका रोल प्ले है, किसका इम्पोर्टेंट जो करता है रोल प्ले, दैट इज एग्रीकल्चर। अप्रॉक्सीमेटली जो 17% है नेशनल की इनकम, हमारे कंट्री की जो इनकम है, चाहे हम वो उसको एक्सपोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वो 17% टोटल इनकम का, नेशनल इनकम का कहाँ से आता है, हमारे पास एग्रीकल्चर से आता है। ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक हम ट्रेड कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसका जो 17% है वो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करने से, उसको कल्टीवेट करने से, उसको सेल करने से हमारे पास आता है। तो इट मीन्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सेकेंड इज मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, लोगों को काम मिलना। आपको पता है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसमें मोस्टली पीपल आर एंगेज्ड इन विच एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, है ना। उनके पास लैंड होती है, पीस ऑफ लैंड होता है, उसके ऊपर खेती करते हैं वो। तो ये क्या है, अब एम्प्लॉयमेंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किस फील्ड में मिलता है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में मिलता है। तो कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट है, दैट इज 48.9%। अप्रॉक्सीमेटली 49% यू कैन से, है ना, कि अबाउट 49% और 50% भी कह सकते हो अगर आपको एक फिगर याद रखनी है। तो 50% अबाउट जो पीपल हैं दे आर एंगेज इन विच एक्टिविटी, कल्टीवेशन एक्टिविटी, मीन्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहीं से ही मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल मिलता है। इंडस्ट्रीज कौन से सेक्टर में आती हैं, आपको पता है कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं ना। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि फर्स्ट कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी, एंड थर्ड कौन से आपका टर्शियरी। तो इसमें आपके 3 सेक्टर हैं। तो इन तीनों में से हर पर्सन कोई ना कोई इन सेक्टर्स में से एंगेज होता है। प्राइमरी वो होता है जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सेकेंडरी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे आप गुड्स को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो इनटू फाइनल गुड्स, ओके। एंड टर्शियरी में आपकी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचर
एक लॉयर की सर्विसेज हैं, एक इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उसमें सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, मीन्स इंडस्ट्री किसमें काम आता है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, गुड्स कभी मैन्युफैक्चर होती हैं जब हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। मैंने अभी बताया ना कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू विच वन गुड्स, फाइनल गुड्स, है ना, फिनिश्ड गुड्स जिसको बोल देते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा हमें, अब पता ही है ना आपको, है ना, वो कहाँ से मिलेगा। एब्सोल्युटली यू आर राइट, यू आर थिंकिंग, ठीक है, आप सही सोच रहे हो। तो वो एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगी, जूट मिलेगी, ठीक है, और जो व्हीट जिसकी आप चपाती खाते हो ना, वो कहाँ से होती है, राइस मिलते हैं, पैडी जब हम ग्रो करते हैं ना, उससे राइस मिलते हैं हमें, मेज़ है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिल रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो तो इट्स मीन्स इंडस्ट्रीज भी हमारी क्या हो जाएंगी, ग्रोथ नहीं होगी, वो भी डाउन हो जाएंगी। तो बेसिकली रॉ मटेरियल दे रहा है वो इंडस्ट्रीज को। ओके जी, तो नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब वेज गुड्स कौन सी होती हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि आपकी पल्सेस हो गई, आपका ऑयल हो गया, आप चपाती खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ब्रेड बिस्किट्स, ये आपकी नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, वेज गुड्स होती हैं उनको हम बेसिक नेसेसिटीज़ वाली गुड्स को क्या कह देते हैं, वेज गुड्स कह देते हैं। तो ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिल रही हैं, एग्रीकल्चर से मिल रही हैं, है ना। तो मतलब क्या है, बिस्किट बनता है, बिस्किट ऐसा तो नहीं कि बिस्किट को हम कर रहे हैं प्रोड्यूस, ठीक है, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, वो तो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, तो अकेला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा। तो इट्स मीन्स जो वेज गुड्स हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं, एग्रीकल्चर से मिलती हैं। कई ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपको मैं याद करवाना चाहती हूँ, दैट इज NFWP। NFWP का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इट्स मीन्स क्या है, लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है ना। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या इमरजेंसी कंडीशन आ गई, या मान लीजिए किसी पर्सन को फूड नहीं मिल रहा है, बहुत हम कह सकते हैं हाई प्राइसेस पे मिल रहा है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, वो किसके बेस पर, अगर हमें एग्रीकल्चर से मटेरियल मिल रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट जो है हमारी किसमें आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, या फिर टर्शियरी में आएगा, आपने पढ़ा होगा, हाँ जी, आएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, सर्विसेज आर प्रोड्यूस। किस तरह की सर्विसेज, जो आपकी फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाया जाता है। जैसे फैक्ट्री में गुड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गई वो, तो फाइनल गुड्स मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला है कि डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी चीज़ का होगा जो चीज़ फाइनल गुड में कन्वर्ट होगी, और फाइनल गुड किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगी, रॉ मटेरियल। देन ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वी कैन से कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो डिमांड है वो किससे मिलती है, हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका बेसिस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। मोर देन 18%। अब फॉरेन ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, जो हम एक दूसरे कंट्री से कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, और सरप्लस अमाउंट में क्या आ जाता है, मोस्टली हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं, सरप्लस होती हैं, हमारे कंट्री में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जितनी नीड है उतनी तो हमने यूज़ कर ली, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण उसको हम कहाँ पे भेज देते हैं, बाहर, और बाहर से हमें क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है, और उस फॉरेन करेंसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे चीज़ में जिसकी डेफिशिएंसी है वो बाहर से मंगवा सकते हैं, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या देते हैं ना। हमारे कंट्री का जो इक्विलिब्रियम है, मीन्स जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको हम BOT कह देते हैं। BOT का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब आपके, ठीक है, इंपोर्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, और एक्सपोर्ट क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगर मान लीजिए आप इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्टिंग आपकी कम है, तो वो डेफिसिट कंडीशन में हमारा जो है ट्रेड आ जाता है, ठीक है जी। तो इस मीन्स क्या है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है
उसमें मोस्टली हम किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट भी है और एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्शन भी उसकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स का मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक ट्रेड है हमारा, मीन्स क्या है, डोमेस्टिक गुड्स का ट्रेड भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो हमारे कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अभी हमारी पंजाब स्टेट है जहाँ पे हम वीट ज़्यादा लगाते हैं, है ना। कोई ऐसे स्टेट्स है जिसमें राइस ज़्यादा उगाए जाते हैं, पैडी लगाते हैं, कहीं पे ज्वार होगा, कहीं पे बाजरा होगा, कहीं पे टी कॉफ़ी होती है ना। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक वाटर कंडीशन जो होती हैं वहाँ पे मिलता है। तो लेकिन जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो भी किसकी हेल्प से होगी, एग्रीकल्चर की हेल्प से। अगर उनको ग्रो किया जाएगा तब ही वो उस एरिया में पहुँचेगी जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है, और जहाँ पे वो सरप्लस है वहाँ से उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स वो डोमेस्टिक ट्रेड भी हमारा किसकी तरफ से हेल्प होता है, तभी हेल्पफुल होता है जब वो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जाता है सोर्स ऑफ सेविंग। अब एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है, फार्मर्स क्या करते हैं, उसको मंडी में लेके जाते हैं, उसको सेल करते हैं और उनको इनकम ज़्यादा होती है। इनकम ज़्यादा होने से आपकी सेविंग भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में क्या आ जाएगा आपका, वही जैसे मैंने आपको फॉरेन ट्रेड बताया वही सेम है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। हमारे कंट्री के जो गुड्स हैं प्रोड्यूस होती हैं, मान लीजिए वो दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं कंपैरेटिवली टू द अदर गुड्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको भेज देते हैं और वहाँ से उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जिनकी हमारे कंट्री में डेफिशिएंसी होती है। इट्स मीन्स इंटरनेशनल क्या है वो, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर को कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देगा, ये दिमाग लगाइए आप। सेकेंडरी सेक्टर को कॉन्ट्रीब्यूशन देने में इसका क्या हेल्प करता है, एग्रीकल्चर। अभी देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या बनती हैं, गुड्स बनती हैं, कौन सी, फाइनल गुड्स बनती है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे हैवी मटेरियल बनता है, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं। तो अभी एग्रीकल्चर का इन इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या आपस में कनेक्शन है, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या लेती हैं, अपना रॉ मटेरियल लेती हैं। लेकिन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो सेकेंडरी सेक्टर से क्या ले रहा है, जो आप एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज़ करते हो, ठीक है, वेपन्स यूज़ करते हो, जो भी आप, ठीक है, एक्स वगैरह यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, वो मशीन्स हो, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, कंबाइनर हो गया, तो वो बनाता कौन है, सेकेंडरी सेक्टर में बनती हैं वो। इट्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मशीन्स बनाता है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ना हो तो उन मशीन्स को यूज़ कौन करेगा। इट्स मीन्स क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा होता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम बात करेंगे फीचर्स, ठीक है, एंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिसीज़ कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई उन जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए। तो टिल दैट इस सभी, ठीक है, पॉइंट्स को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और अपनी लैंग्वेज में आप उसको मेंटेन कर सकते हो, जो उसके अंदर आपने एक प्रॉपर, ठीक है, एक आंसर आपको रिप्लाई करना है। इसमें आपको 6 to 7 पॉइंट्स भी अगर अच्छे तरीके से याद रह गए तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकता है कि फीचर्स बताइए या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो स्टूडेंट्स इसको रिवाइज करते रहना। टिल दैट टेक केयर, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।